नमस्कार मेरे युवा साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। अपन मेज को पढ़ रहे थे। मेज जो अपना था वो रनिंग में था। आज जो है अपन पार्ट सेकंड ले रहे हैं मेज का, यानी कि मक्का जो है उसका पार्ट सेकंड है आज। ओके, इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको जो पार्ट सेकंड है वो इजी तरीके से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक क्रॉप में यही सिस्टम रहता है। सबसे पहले आपने को क्या करना है, जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन होता है, जो नॉर्मली होता है, वो अपने को पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एग्रोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मेजर टॉपिकों को पढ़ने के बाद ही क्रॉप्स को पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको हर एक जगह दिक्कतें देंगे, क्योंकि ये टॉपिक घूम घूम के वापस इसमें ऐड होते जाएंगे। ओके, पार्ट सेकंड आज अपन मक्का का देख रहे हैं। इसके पीछे एक और पार्ट, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी मेज है उसको निपटाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो आपके भी नोट्स अच्छी तरीके से बन जाए और आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसलिए जो है अपन इनको पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले अपन जो है नॉर्मली बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात कर चुके थे, जिसमें उसका नाम 2n बराबर ओरिजिन पैलेस, और उसके बाद उसमें जो मैंने बताया था टेस्लिंग क्या होता है, सिल्किंग क्या होता है, डी टेस्लिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से जो है बताई थी। अब देखो, बात आती है क्लाइमेट की। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, यानी कि जो मेज का जो पौधा है इसके लिए क्लाइमेट कौन सी उपयुक्त रहती है, कौन सी जो क्लाइमेट है वो मेज के पौधे के लिए उपयुक्त रहती है। देखिए दोस्तों, जो भी मक्का जो है ये रबी, खरीफ एवं जायद में उगाया जाता है, यानी कि ये तीनों सीजनों में भी अपन ले सकते हैं। और रबी की जो मक्का है वो मुख्यतः आपके पूर्वी भारत, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उस साइड में उगाई जाती है। मैं हालांकि आगे नोट करवा दूंगा। तो ये क्या है, एक डीएनपी पौधा है, यानी कि इसके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो है आपके प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अपन उसे किस नाम से जानते हैं, डे न्यूट्रियल प्लांट के नाम से जानते हैं, डे न्यूट्रियल प्लांट। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछें तो मैंने बताया था म क आधा आ रहा है, ये C4 प्लांट है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था जो मक्का जो है ये C4 प्लांट है, गन्ना जो है C4 प्लांट है, बाजरा जो है C4 प्लांट है, जवार जो है वो C4 प्लांट है। उसी प्रकार ये भी अपना क्या है, C4 प्लांट है। ओके, सभी जो जितनी भी खरीफ की क्रॉप है उसमें अंकुरण के लिए अपने को 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जर्मिनेशन के लिए इसमें जो चाहिए आपके, वो चाहिए 20 से लेके 25 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके पेपर में ये पूछा जाता है। इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट करें, 5 स्टार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से हर किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि सब रटके बैठते रहते हैं और वो 30 से 35 करके आ जाते हैं और अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उल्टा कर लेना है, यानी कि अंकुरण में कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्दी के लिए, यानी कि जो पौधा बढ़वार करेगा, बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, उसमें जो अपने को टेम्परेचर चाहिए दोस्तों वो चाहिए 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं उसमें सोइल कौन सी पाई जाती है, ठीक है ना। सोइल की बात करें, मुख्यतः जो लाल दोमट मृदाएं हैं, सैंडी लोम सोइल जो है इसके लिए उपयुक्त रहती है। उसके बाद अपन बात करें R इंटू जो P की दूरी, यानी कि रो इंटू जो प्लांट की जो दोस्तों दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 60 से 75 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर। 60 से 75 का मतलब क्या हो गया, एवरेज मिल सकता है आपको 62 मिल सकता है, 65 मिल सकता है। तो मैंने एवरेज बताया 60 से लेके 75 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करनी है, पौधे की रो की दूरी रखनी है, और प्लांट की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 20 से 25 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रति हेक्टर जो प्लांट की संख्या लगती है वो कितनी लगती है, तो देखिए दोस्तों 66,666 पौधे प्रति हेक्टर लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बीज दर की बात करूं, अगर आप मक्का पढ़ रहे हो, अगर आपने बीज दर याद नहीं की है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डीएनपी नंबर फर्स्ट। उसके बाद अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीड रेट की, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सीड रेट की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, संकुल जो मक्का है, संकुल जो मक्का है उसके लिए जो अपन बीज दर लेते हैं, यानी कि सीड रेट लेते हैं, वो लेते हैं 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी कि 15 से 20 केजी हेक्टेयर। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो संकर यानी कि हाइब्रिड जो मेज है उसके लिए अपन कितनी लेते हैं, समथिंग 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। ओके, उसके बाद अगर अपन चारे के लिए यूज कर रहे हैं तो एवरेज अगर मैं बताऊं तो 30 से लेके 40 केजी, कितना
30 से लेके 40 केजी प्रति हेक्टेयर अपने को क्या मिल जाता है, इसकी सीड रेट मिल जाती है। लेकिन अभी जो आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 40 से लेके 50 मिल जाएगा। ये तो उसमें क्या है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस हिसाब में पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है या फिर फिक्स डाटा पूछ रहा है। तो आपको 40 एवं 50 के ऊपर स्टार्ट करना है। अगर एवरेज पूछता है तो 30 से लेके 40 जो सीड रेट है केजी प्रति हेक्टेयर। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मीठी मक्का है ना, तो मीठी मक्का है उसमें जो है आपके सीड रेट की जाती है वो रखी जाती है 5 से लेके 6 केजी प्रति हेक्टेयर। ये आपको थोड़ा बुकों में नहीं मिलता, तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से नोट करें। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन संकुल और शंकर में, क्योंकि दोनों ही नाम सेम टू सेम है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शंकर से अपन क्या याद कर सकते हैं, शंकर भगवान को याद कर सकते हैं, यानी कि महाशिवरात्रि आने वाली है तो अपन जो 20 से 25 केजी यानी कि जो महाशिवरात्रि आएगी वो आएगी 20 से 25 डेट के मध्य, 21 को आ सकती है, 22 को आ सकती है, 23 को आ सकती है। तो आप याद कर सकते हो शंकर जो भगवान है वो 20 से 25 केजी के अंतर्गत आप ऐड कर सकते हो। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, और भी आपने जो ट्रिक बना रखी है आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हो। तो ये तो बात होगी सीड रेट की। उसके बाद दोस्तों आता है वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि जलमांग। इसकी जो जलमांग है यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, समथिंग 450 से लेके 450 से लेके 650 mm। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट IWCP अनुपात। बहुत सी फसलों का IWCP अनुपात पूछा जाता है और आपको बुकों में नहीं मिलता। हालांकि अपन इसको सिंचाई में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहां पे भी आपको पॉइंट नोट करवा रहा हूं। तो आपका जो IWCP अनुपात है वो है 0.8। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही छोटा सा है, 10-1 मिनट में खत्म कर देंगे बस। उसके बाद छोटा सा एक और पोर्शन बच जाता है, उसको ही खत्म करेंगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है वीड कंट्रोल के ऊपर, यानी कि खरपतवार नियंत्रण अपन मक्का में किस प्रकार करेंगे। इसमें बहुत सारे जो हैं खरपतवार लगते हैं, जिसमें अगर मैं मुख्यतः अगर C4 प्लांट की बात करूं दोस्तों, C4 जितने भी प्लांट हैं उसमें स्ट्राइगा का सर्वाधिक प्रकोप होता है। क्या होता है, जो स्ट्राइगा है, अगर आपने क्लोज वाली ट्रिक पढ़ रखी है CLOS ना, सी का मतलब कष्टकोटा, एल का मतलब लोरेंथस ओरोबेंकी और स्ट्राइगा, तो आपको पता होना चाहिए ये एक अर्ध जड़ परजीवी है। यानी कि आप ये एक पौधा है, सबसे पहले आप किसको देखते हो, तने को देखते हो, तो आपने जो ट्रिक है वो आप लगा सकते हो CLOS, क्लोज का मतलब पास पास में हो गया। ये एक प्रकार की ट्रिक है, इसका मतलब होता है कष्टकोटा, लोरेंथस ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। तो सबसे पहले तना, पहले आपको क्या करना है, पूर्ण तना, फिर अर्ध तना, फिर पूर्ण जड़, फिर अर्ध जड़, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, स्ट्राइगा। तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हो। अर्ध जड़ परजीवी जो है वो क्या है, स्ट्राइगा है। इसके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन मुख्यतः सीमाजीन व एट्राजीन जो खरपतवार नाशी है उसका अपन मेनली यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीमाजीन और एट्राजीन। अगर आपसे यह पूछता है कि C4 प्लांट में स्ट्राइगा के प्रभावी नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खरपतवार नाशी कौन सी है, उसमें अगर आपको सीमाजीन और एट्राजीन दोनों दे रखे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमाजीन। मैंने बता रखा है सर्वाधिक उपयुक्त खरपतवार नाशी, सर्वाधिक उपयुक्त खरपतवार नाशी। अगर वो पूछ रहा है एट्राजीन, तो एट्राजीन में क्या करना है, जितनी भी जो C4 प्लांट है वो समथिंग शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहां पे सर्वाधिक जो उपयोग में ली जाने वाले खरपतवार नाशी हैं दोस्तों वो हैं आपके एट्राजीन। तो सर्वाधिक उपयोग में कौन सी ली जाती है दोस्तों, वो तो ली जाती है एट्राजीन। अगर पूछे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, यानी कि यूजफुल सबसे अच्छी कौन सी है, तो है आपके सीमाजीन। दोनों पॉइंट अभी क्लियर होने चाहिए। सीमाजीन सर्वाधिक उपयुक्त है और एट्राजीन सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। जितने भी C4 प्लांट है, मैं मक्का की बात नहीं कर रहा, जितने भी जो C4 प्लांट है उन सब की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसमें चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार लगते हैं उसके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, 2,4-D का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एट्राजीन वो 2,4-D का मिश्रण बना के अपन क्या करते हैं, जो आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है मेज में, उसको अपन नष्ट करने का काम करते हैं। ओके, अब ये जो एट्राजीन है, मैंने क्या बताया, सीमाजीन को अपन शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाते, जो ड्राई एरिया है उसमें अपन ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाते। और जो एट्राजीन की बात करूं तो एट्राजीन का आप कब प्रयोग करोगे, तो एट्राजीन का जो प्रयोग करना है दोस्तों वो बुआई के बाद, यानी कि आप सोइंग कर चुके हो उसके बाद आपको यूज में लेना है, लेकिन जर्मिनेशन से अपन को क्या करना है, पहले यूज करना है, यानी कि अंकुरण से पहले यूज करना है। ओके, उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यानी कि उर्वरक प्रबंधन, है ना। क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि पहले
बोर्ड वगैरह कवर कर रखा है, शायद इनको नहीं आता। देखो भाइयों, मैंने सब कुछ रट्टा मार लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा, पर चीजों को समझने के बाद अगर आप रट्टा मार रहे हो तो उसमें जान है ना, नहीं तो फिर किताबें रटते रहो, हाईलाइट करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। मैं इस हिसाब से बता रहा हूं ताकि अब आप पढ़ लेते सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है, पर इस हिसाब से बताना पड़ता है ताकि जो है आपके नोट्स भी अच्छी तरीके से बन पाए और शॉर्ट एंड स्वीट। हालांकि एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया तो मेरी गारंटी है, मेरा आपसे दावा है। ओके, उसके बाद मैं बात कर रहा था फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, यानी कि उर्वरक प्रबंधन की। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक्स के हिसाब से भी आप मान लो ये जो ग्रेमिनी परिवार है, यानी कि जो अनाज वर्गीय परिवार है, उसमें एन, पी और के की जो रेशियो रखा जाता है 4:2:1, यानी कि सब में अलग अलग होता है, दलहनी में अलग होता है, ग्रेमिनी में अलग होता है। तो आपको नोट क्या करना है, यानी कि एन, पी और के का जो अनुपात है वो 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा आपको लेनी है 100 से 120 केजी और आपको मिल सकता है 90 से 110, वो एवरेज बता देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 60 से 80 केजी या फिर 60 से 70 केजी जो है, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा चाहिए प्रति हेक्टेयर, और पोटास की जो मात्रा है दोस्तों वो कितनी चाहिए, समथिंग 30 से लेके 40 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आपको इसके नीचे नोट करना है कि जो टेस्लिंग, यानी कि क्या मतलब होता है, नर का जो भाग होता है उसे अपन टेसल कहते हैं, और उसके आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, टेस्लिंग कहलाती है। तो टेस्लिंग अवस्था में उर्वरकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील अवस्था है। पूछ सकता है कि उर्वरकों के देने पर जो संवेदनशील अवस्था है वो कौन सी है, सेंसिटिव अवस्था कौन सी दोस्तों, वो है आपके टेंसलिंग, ना कि सिल्किंग। इंपॉर्टेंट कर लेना, और ऊपर लिखो तो आपकी मर्जी, कॉपी की टॉप में लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, हाईलाइट जरूर करें, हो सकता है आपसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ ले सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, मक्का जो है, सबसे पहले तो सबने पढ़ रखा है, सबको आता है कि जो बोरोन जो है वो सूरजमुखी जो है वो बोरोन के सूचक पौधे के रूप में काम में लिया जाता है। यानी कि क्या होता है, अपन को जो अगर बोरोन का पता लगाना है, यानी कि जो बोरोन है उसकी कमी हो रही है, उसका अपन पता लगाना चाहते हैं, अपने को पता नहीं चल रहा है, तो अपने खेत में जो है अपन सनफ्लावर को लगा सकते हैं, सूरजमुखी को लगा सकते हैं, ताकि अपने को पता चल सके कि इसमें क्या है, बोरोन की कमी हो जाने पर जो है गोल गोल बड़े बड़े पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, तो उसमें अपने को पता चल जाता है कि अब बोरोन की कमी हो गई है, अपने को खेत में बोरोन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना, जो मक्का है ये भी एक सूचक पौधा है ना। हालांकि ज्यादा तो आपको नहीं पढ़ना पड़ता। फॉस्फोरस के लिए सरसों को यूज किया जाता है, बोरोन के लिए सूरजमुखी को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन एवं जो जिंक जो है इसके लिए जो अपना मेज है उसको प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है, जिंक और नाइट्रोजन में अगर कमी हो रही है, मान लो किसी खेत में जिंक व नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो अपन मक्का लगा के बैठे हैं, तो अगर मान लो नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, जो पत्तियां होगी वो वी आकार का पीलापन आ जाएगा, यानी कि जो पत्तियां हैं उसमें वी आकार का पीलापन आ जाएगा, और जो जिंक है इसमें आपकी सफेद कली का रोग हो जाता है, इसको अपन पता चल जाता है सफेद कलिका के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन दोस्तों इसमें 7 प्रकार का है, और 7 ही प्रकार से एक एक बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप बिल्कुल आराम से नोट कीजिएगा और साथ में नोट्स बनाइएगा ताकि आपको लाइफ टाइम ये याद रहे। सबसे पहले मैं बात करूं फ्लिंट मेज की, या फिर बोलते हैं फ्लिंट कॉर्न। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बोटनिकल नेम की, यानी कि वनस्पतिक नाम की, तो इसका नाम है जिया मेज इंडुरेटा। एक बार 2 बार जब आप लिखोगे इस चीज को तो आराम से आपको याद हो जाएगी, जिया मेज इंडुरेटा। इसका नाम क्या है, फ्लिंट कॉर्न या फ्लिंट मेज। तो इस पे आप इस हिसाब से याद कर सकते हो, FB यानी कि फेसबुक से। F का मतलब क्या हो गया, फ्लिंट कॉर्न, और B का मतलब क्या हो गया, भारत। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कौन सी है, आपके जिया मेज इंडुरेटा। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लिंट कॉर्न। समझ गए, ओके। नंबर 2 जिया मेज इंडेंटेटा, क्या नाम है, जिया मेज इंडेंटेटा। ये जो आपके हैं ये एक डेंट मेज के नाम से जानी जाती हैं, और सर्वाधिक आपके यूएसए में उगाई जाती हैं। कहां पे, यूएसए में उगाई जाती हैं, जो कि सुअर जो है उनका जो मुख्य मांस का साधन सुअर है, उनको खिलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, जिया मेज इंडेंटेटा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं जिया मेज सेकेरेटा, से सेकेरेटा और से स्वीट कॉर्न। ये जो मक्का है ये सर्वाधिक मीठी मक्का होती है, क्योंकि इसमें SH एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, शर्करा मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको ये तीसरा नंबर याद करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिया मेज एवर्टेटा, यानी कि
कहीं पर आपको एव टाटा मिल जाता है, कहीं पर एवर टाटा मिल जाता है, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, पर आपको ये याद करना है एवरेटेटा जो है ये क्या है, अगर अपन इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर इसका क्या होगा, जो दाना है वो फूल के फट जाएगा। यानी कि जैसे अपन ने मूंगफली जो आपकी जो मक्का है इसको गर्म किया तो जो इसका दाना है वो क्या करेगा, फूल के फट जाएगा। तो इसमें अगर मेनली मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने पॉपकॉर्न देखे होंगे, है ना, वो क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं, कि उनको गर्म करके फुलाया जाता है और इससे चिप्स बनाई जाती है। और एक और उत्पाद बनता है जिसका नाम है कॉर्न फ्लेक्स। ये थोड़ा नया नाम है, आप जरूर नोट कीजिएगा। पॉपकॉर्न जो है ये 170 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ताप देने पर बनता है। और नॉर्मल जो मक्का है यानी कि जिया मेज एवरेटेटा जो है, इससे अपन अगर पॉपकॉर्न का निर्माण कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉपिंग। क्या बोलते हैं, पॉपिंग बोलते हैं। हालांकि आपको ये बुकों में नहीं मिलता। इसका क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें ये हो जाती है कि मूंगफली में जो है ग्राउंड नट जो है उसमें मुख्यतः पॉपिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। मान लो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि पॉपिंग की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है और उसमें मूंगफली का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कहां पे भटकते फिरोगे। तो आपको जरूर नोट करना है, गर्म करने पर अगर दाने फूल के फट रहे हैं तो वो है आपके जिया मेज एवरेटेटा। और अगर मैं बात करूं इसमें मुख्यतः उत्पाद पॉपकॉर्न है, चिप्स हैं और कॉर्न फ्लेक्स हैं, ये बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न जो है ये 170 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक देने पर बनाया जाता है और इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं पॉपिंग। एक पॉपिंग मूंगफली से है और एक पॉपिंग यहाँ पे है, दोनों नोट करना है। वो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिया मेज एमालेशिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट कॉर्न या फिर फ्लोर मेज। किस किस नाम से जानते हैं, सॉफ्ट कॉर्न या फिर फ्लोर मेज। ये अपन प्रयोग करते हैं आटे के रूप में, ये बहुत ही मुलायम सा होता है और आटे के रूप में अपन इसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग में करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, नंबर 6 का नाम क्या है, जिया मेज ट्यूनिकाटा। सबसे पुराना ट्यूनिकाटा, पुराने जो नोकिया की ट्यून होती थी ना वो सबसे पुरानी होती थी, तो ये वाली जो है ये सबसे प्राचीन है। इसको अपन बोलते हैं पॉड मेज के भी नाम से जानते हैं। सबसे जो पुराना कौन है, जिया मेज ट्यूनिकाटा। जिया मेज ट्यूनिकाटा जो है दोस्तों वो सबसे पुरानी मक्का है। सबसे पुरानी कौन सी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे पुरानी के ऊपर 5 स्टार कर लेना है। सबसे पुरानी मक्का कौन सी है, जिया मेज ट्यूनिकाटा। और इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता दोस्तों है वो क्या है, दाना प्लस भुट्टा जो होता है, ये क्या होता है, छिलका जो है छिलके से ढका हुआ होता है, छिलका इसके ऊपर होता है, यानी कि दाना प्लस भुट्टा जो है वो छिलके से ढका हुआ होता है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में दोस्तों है जिया मेज सेरेटिना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं वैक्सी मेज। और ये जो मक्का है जिया मेज सेरेटिना, इसमें ये मुख्यतः तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र जो है वो चाइना में उगाया जाता है और इसमें जो है स्टार्च की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। आपको इतना नोट करना है, जिया में जो सेरेटिना है इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें जिया में इंडो डाटा में क्या हो गया, फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं, भारत में सर्वाधिक है, एफबी के नाम से आप याद कर सकते हो। जिया में इंडेंट डाटा, इसका सामान्य नाम डेट मेज है, ये यूएसए में सर्वाधिक जो सुअर होते हैं उनको खिलाने में यूज ली जाती है। जिया मेज सेकेरेटा, स से सेकेरेटा और श से स्वीट कॉर्न। उसकी बेच जिया मेज एवरेटा गर्म करने पर फट जाएगा। पॉपकॉर्न है, चिप्स है, ये बनाए जाते हैं। उसके बाद जिया मेज एमालेशिया, ये क्या काम आता है, आटे के रूप में काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्न या फिर फ्लोर मेज। उसके बाद जिया मेज ट्यूनिकाटा, सबसे पुरानी ट्यून है नोकिया की, यानी कि ट्यून से हो गया सबसे पुरानी जो मक्का है वो कौन सी है, जिया मेज ट्यूनिकाटा। इसको बोलते हैं पॉड मेज। ये दाना प्लस भुट्टा जो होता है दोनों ही क्या होता है, ढका हुआ होता है, किससे, छिलके से। सबसे लास्ट में है जिया मेज सेकेरेटा, ये आपके क्या है, वैक्सी मेज के नाम से जाना जाता है। और स्टार्च जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। C4 प्लांट, टीएनपी पौधा, अंकुरण के लिए 20 से 25, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्दी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको करना है। ये जो आपके इसके लिए जो जलवायु चाहिए दोस्तों, वो चाहिए आपके गर्म एवं उष्ण जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो जो मेज के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। लाल दोमट मृदाएं, R/P की दूरी मैंने एवरेज बता दिया। सीड डेट, शंकर भगवान जो हैं वो 20 से 25, यानी कि महाशिवरात्रि है वो 20 से 25 डेट के मध्य आती है, यानी कि 20 से 25 तारीख के मध्य आती है। तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हो, क्योंकि संकुल और शंकर का बार बार पूछा जाता है।
है ना, बार बार पूछा जाता है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें आपको मिल जाएगा 18 से 20, ये मैंने एवरेज बता रहा हूं क्योंकि 20 इधर हर एक जगह आपको अलग अलग मिल जाती है, 15 से 20, 18 से 20, 17 से 20, तो मैंने एवरेज बता दिया। और एवरेज ही पूछता है, इतना नहीं पूछता कि 18 से 20 या फिर 18, ऐसा नहीं पूछता। उसके बाद चारे की बात करूं तो 40 से 50 अगर एवरेज पूछ रहा है तो 30 से 40, और मीठी मक्का है जो वो 5 से 6 kg, वाटर रिक्वायरमेंट 450 से लेके 650 mm। उसके बाद अगर मैं बात करूं IWCP अनुपात की तो 0.8, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है दोस्तों, याद करना C4, जितने भी प्लांट है। C4 का मतलब हो गया गन्ना मैंने बता दिया, मक्का मैंने बता दिया, ज्वार मैंने बता दिया, बाजरा मैंने बता दिया, ये समथिंग आपके C4 प्लांट है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त खरपतवार नाशी है वो दोस्तों है आपके चौड़ी पत्ती वाले, और सर्वाधिक जो उपयोग में इसमें सीमाजिन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, और सर्वाधिक जो यूज में लिए जाने वाला है वो है आपके एट्राजिन। क्यों, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं अपन। और 2,4-D जो है और एट्राजिन का अपन मिश्रण बना के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद एट्राजिन की बात करूं तो एट्राजिन जो है वो सोइंग की बात एवं जर्मिनेशन से पहले इसको प्रयोग में लेना है। और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में आपको इतना क्या बताएं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती हैं। टेस्लिंग जो प्रक्रिया है ये उर्वरकों को प्रति अत्यधिक संवेदनशील अवस्था है। ओके, समथिंग जो है अपने 70% पोर्शन जो है मेज का कंप्लीट कर लिया है। 20-22 मिनट की क्लास ये है, समथिंग 10-12-15 मिनट की ये क्लास हो जाएगी। और जितना भी वैरायटी है कीट एवं रोग जो है, इंसेक्ट एंड डिजीज हैं, वो अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि जो है आपका पोर्शन भी लंबा ना चला जाए और आप आराम से अपने नोट्स बनाइए और अपना जो टारगेट है उसको क्रैक कीजिए। अगर यहाँ से कुछ आपको फायदा मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।